नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा एमओयू साइन किया। लोक भवन में यूनिवर्ड फूड प्रोग्राम और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच करार हुआ। इसके तहत उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह चलाने वाली 3 से 4 हजार महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ये समूह उत्तर प्रदेश बाल पुष्टाहार विभाग को अपने उत्पाद प्रदान करेंगे। सीएम ने इस प्रदेश में इस तरह से छोटे उद्योग चलाने वाली महिलाओं से चर्चा की और इस एमओयू का हिस्सा बनने के लिए उनको बधाई दी। तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, जिसे लेकर शासन प्रशासन लगातार कोरोना के खिलाफ अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसे लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को तेजी लाने का भी निर्देश दिया। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये विशेष रूप से जागरूकता लाने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने ये कहा कि मेडिकल संक्रमण को भी बचा जाए, चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से बचाया जाए। एसजीपीजीआई और केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान कुल 1000 आईसीयू बेड तैयार जरूर करें और इस ओर उनको तेजी से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया। कंटेनमेंट जोन को और मजबूती से कार्य करने के लिए कि कंटेनमेंट जोन में कोई संक्रमण न फैले, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन किया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन भी किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां भी भूमि विवाद संबंधित प्रकरण है, उनके समाधान के लिए तहसील दिवस और थाना दिवस को भी एक्टिवेट करने के लिए उनको क्रियान्वित करने का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निर्देश दिया है। ये ऑल्टरनेट वीक्स में होते हैं, तो तहसील दिवस के लिए राजस्व विभाग और थाना दिवस के लिए डीजीपी साहब जो है आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में तहसील और थाना दिवस आयोजित करके गांव के जो भूमि संबंधी विवाद है, गांव के जो अन्य संबंधी विवाद हैं, उनका समाधान किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो भी उपजिलाधिकारी हैं, पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें और वो मौके पर भी जाएं। दिन में मौके पर भी गांव में जहां जहां विवाद है उनका निस्तारण जरूर करें। विभाग अध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष की कर्मियों की उपस्थिति का भी नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। जहां प्रदेश एक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर आया है, एक और मानक ईज ऑफ लिविंग भी जो है निर्धारित किया गया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी भी एक कार्य योजना तैयार किया जाए। ईज ऑफ लिविंग का भी जो है कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सके। जीएसटी संग्रह में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया है। इसकी कार्य योजना भी बनाने का निर्देश दिया है और जीएसटी के तहत अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण किया जाए, यह भी निर्देश दिए हैं। इन समस्याओं का समाधान समयबद्ध रूप से हो, उद्यमों की सुगमतापूर्वक स्थापना हो और लोगों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं। उद्योग बंधु की बैठक भी मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी ही उसको आयोजित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जीरो बजट खेती के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी निर्देश दिया है। आज जो है मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन एवं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत UNWFP के अंतर्गत डिजिटल विधि से एक एमओयू हस्ताक्षरित किया है, जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए तत्परता से कार्य करने का एक निर्णय है। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एक महिला को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित होकर उसकी क्षमता वृद्धि हो और उसके वित्तीय संसाधन बढ़ाए जाए और आजीविका के माध्यम से वो आत्मनिर्भर हो सके, ये निर्देश उन्होंने दिए हैं। महिलाओं और बच्चों को पोषाहार
पोषाहार देने का ये पुनीत कार्य पूरी पवित्रता के साथ किया जाए, ये भी निर्देश हैं। जनपद लखनऊ, बांदा, गोरखपुर, उन्नाव, फतेहपुर के टेक होम राशन माइक्रो एंटरप्राइज की अध्यक्षाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्होंने वार्ता की। आजीविका मिशन द्वारा रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है कि जो है पोषण अभियान जो है उसको बहुत मजबूती से आगे लिया जाए। ICDS के अंतर्गत प्रदेश में 18 जनपदों में 204 विकासखंडों में पुष्टाहार उत्पादन पर आंगनवाड़ी केंद्रों में ये जो है कन्वर्जेंस के माध्यम से ये वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक महिला को वर्ष में 240 दिन से अधिक का रोजगार प्राप्त होगा और परियोजना के अंतर्गत 7,20,000 से अधिक परसेंटेज समूहों की महिलाओं को प्राप्त हो सकेंगे। इससे जो महिलाएं कार्य करेंगी 5 से 7,000 रुपये प्रति महिला को मिलेगा और इस परियोजना का एक वर्ष का टर्नओवर लगभग 1200 करोड़ रुपए का होगा। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 3,240 पूल लगाए गए, जिनमें 382 में पॉजिटिविटी देखी गई है और 10-10 सैंपल के 16 पूल लगाए गए, इनमें किसी में भी पॉजिटिविटी नहीं देखी गई। जो कुल 63,256 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, इनमें से 33,386 इस समय होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक 1,31,977 लोग होम आइसोलेशन में गए हैं और 98,591 लोगों ने अपना होम आइसोलेशन का पीरियड समाप्त कर लिया है। होम आइसोलेशन में आप जानते हैं कि केवल जो लक्षण विहीन लोग हैं वही वहां होम आइसोलेशन में रह सकते हैं और जिनके घर में उनके मरीज के आइसोलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, अर्थात उनके पास अलग कमरा और अलग शौचालय हो, उन्हें ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम होम आइसोलेशन में हैं और उस दौरान अगर किसी प्रकार के लक्षण आते हैं, अगर बुखार आने लगता है या आपकी सांस फूलने लगती है, तो तत्काल चिकित्सक की राय लेनी चाहिए, तत्काल संपर्क करके अस्पताल जाना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक जो आवश्यक बात है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा उपकरण है जिसकी सहायता से आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की जांच कर सकते हैं और जो भी व्यक्ति संक्रमित होते हैं, होम आइसोलेशन में होते हैं, उनके लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर या मामूली डिजिटल थर्मामीटर रखना और पल्स ऑक्सीमीटर रखना अनिवार्य है। पल्स ऑक्सीमीटर से वो उनको हर दिन अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की जांच करनी चाहिए और जैसे ही यह 95% से नीचे आए तत्काल आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तत्काल जो आपके जनपद का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है उसको या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय को संपर्क करके अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से 1,51,000 से अधिक कोविड बेड्स की व्यवस्था की गई है और जो क्रिटिकल केयर के बेड्स हैं उनकी संख्या भी निरंतर बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में लगातार नए वेंटिलेटर्स, नए हाई फ्लो नेजल कैनुला और जो भी इसकी आधुनिक दवाएं हैं, चाहे रेमडेसिविर हो या और कोई भी दवा हो, इन सब की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में निरंतर की जा रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ बदली सी नजर आ रही हैं। बीजेपी पर नर्म तो कांग्रेस को खरी खोटी सुना रही हैं। कभी बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाने वाली बहन जी उन्हीं नीतियों की तारीफ में कसीदे पड़ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी सरकार के प्रति नरम रुख उनकी नई राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है, या यूं कहें कि उनकी नई रणनीति का हिस्सा है। उनकी निगाहें बीजेपी के अगड़े वोट बैंक पर टिक गई हैं, जिसमें ब्राह्मण दलित गठजोड़ का फॉर्मूला सबसे ऊपर है। मायावती की पिछले कुछ महीनों से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के कई फैसलों पर जिस तरह प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कई बार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ताधारी दल को सुकून पहुंचाने वाली मानी जाती है। इस नरम रुख के अब खास मायने निकाले जा रहे हैं। बीएसपी के सूत्र पार्टी की बदली रणनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में
बसपा ने करीब 86 ब्राह्मणों को टिकट दिए, जिनमें 40 से ज्यादा जीत कर आए। अगर 100 को टिकट दिए जाते तो इससे भी ज्यादा अच्छा नतीजा आ सकता था। इसी तरह विधानसभा में SC/ST की 89 सीट आरक्षित थी। बसपा इनमें से करीब 60 सीटें जीत कर आई थी। इनमें ज्यादा अगड़ी जातियों को भी सफलता मिली थी। इससे पता चलता है कि अगड़ी जातियों और दलितों के बीच भाईचारा सहजता से किया जा सकता है। ये आंकड़े बताते हैं कि जहां दलित ब्राह्मण एकजुट होते हैं, दूसरे वोटर भी साथ आ जाते हैं। छुआछूत और ऊंच नीच को लेकर मतभेद ना हो तो दोनों एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक आते हैं। एक दूसरे को आसानी से वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। बीच में अगड़ी जातियों के बसपा से भटकने की वजह पार्टी के ध्यान में है। उसके कई कारण हैं जिसका असर नहीं है। इसके उलट 2019 में 97 मुस्लिमों को टिकट दिया गया था, जिसमें 5 ही जीत पाए थे। ये दिखाता है कि दलित मुस्लिम समीकरण में दूसरे वोटर साथ नहीं आए तो ये वोट भी एक दूसरे को पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो पाए। बसपा देख रही है कि मतदाता भाजपा की किस किस तरह की नीतियों का समर्थन कर रहा है। जिन नीतियों और कार्यक्रमों को जनता समर्थन करती है, बसपा उसकी मुखालफत करने से बच रही है। बसपा उन नीतियों के खिलाफ बोलने से कतरा रही है जो अगड़े वोटर्स, खासकर ब्राह्मण वोटरों के लिए ही हो। बहन मायावती की ये चाल सपा और कांग्रेस को रास नहीं आ रही, जिससे सपा और कांग्रेस के कुनबे में हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश के योगी शासन में लगातार 3.5 साल में लूट, हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चाहे वो पिछड़ों की हत्या हो, दलितों की हत्या हो, तमाम सारे वर्गों का जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के मकान कब्जे किए जा रहे हैं, पिछड़ों के घर तोड़े जा रहे हैं, तब बहन मायावती जी कहाँ थी? अघोषित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो गई। खोता हुआ जनाधार और विश्वास आज मायावती जी को चिंता सता रही है। जिनके ऊपर CBI की तलवार लंबे समय से लटक रही है, लेकिन गिर इसलिए नहीं रही है क्योंकि वो जब भी ज़रूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को किसी मुद्दे पर समर्थन की, चाहे राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो या हमारे यहाँ केंद्र की सरकार हो, तो वो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मायावती जी जो हैं वो झट से उनको जो है समर्थन की घोषणा कर देती हैं। तो उसी कवायद में यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में जब अब 2 साल बाद चुनाव आ रहा है तो मायावती जी को वोट देने का मतलब है आप इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। मायावती द्वारा भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ करने से जहां एक ओर बीजेपी प्रफुल्लित है तो वहीं खुद के कोर वोटर पर सेंधमारी के डर से बेचैनी भी है। उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब और धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों का कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वही दल प्रभावी रहेगा जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास। लेकिन पिछले दिनों मुद्दा विहीन और जनाधार विहीन विपक्ष, विशेषकर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे वह लाभ पा सकें और इसके लिए वह जातिवादी कार्ड भी खेलने में पीछे नहीं रह रहे हैं। जिन पार्टियों ने आतंकवादियों का कभी धर्म नहीं पता किया, अब वो अपराधियों का धर्म भी पता कर रहे हैं और उसके माध्यम से सुर्खियां बटोरकर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बसपा भाजपा की सरकार के खिलाफ बोलने से कतरा रही है। बसपा कानून व्यवस्था, दलितों की लगातार बढ़ रही हत्या, निजीकरण और आरक्षण एवं युवाओं की बेरोजगारी पर लगातार सरकार को घेर रही है। बसपा का प्लान है कि वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, ऊंची जातियों और दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। वहीं युवाओं की बेरोजगारी की भी बात करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने पिछले चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती के सुर इस वक्त बदले बदले से नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों का आरोप है कि मायावती सत्ता का साथ CBI के डर की वजह से दे रही हैं। वहीं राजनीतिक पुरोधाओं का मानना है कि ये मायावती की चाल है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार फरियादियों को लेकर कितने सजग रहते हैं, इसका अंदाजा एक दिव्यांग फरियादी को देखकर लगाया जा सकता है। जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे दिव्यांग फरियादी के पास डीएम खुद गए और जमीन पर बैठकर उसकी फरियाद सुनी।
कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिव्यांग की फरियाद, जिलाधिकारी ने जमीन पर बैठकर सुनी पुकार, समस्या सुनते ही समाधान का आदेश। जरा इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर बुलंदशहर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की है। नीली शर्ट पहने, मुंह पर मास्क लगाए और हाथों में पन्नों की फाइलें पलटते ये बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार हैं। डीएम के सामने हाथ जोड़े बैठा ये दिव्यांग फरियादी है जो जिलाधिकारी के कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचा था। डीएम रविंद्र कुमार की नजर जैसे ही दिव्यांग पर पड़ी, वो खुद उनके पास पहुंचे और जमीन पर बैठकर फरियादी की फरियाद सुनी। दिव्यांग की समस्या को सुनते ही डीएम ने तुरंत आर्थिक मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। यानी तस्वीर से साफ है कि डीएम ने दिव्यांग फरियादी की समस्या को कितनी गंभीरता से लिया। इसका अंदाजा जमीन पर बैठे जिलाधिकारी को देखकर लगाया जा सकता है। रविंद्र कुमार के ऐसे ही काम उनको जिले में खास पहचान दिलाते हैं। इससे पहले भी जिलाधिकारी लगातार एक्टिव रहे हैं, चाहे कोरोना को लेकर या फिर बाढ़ को लेकर। बुलंदशहर से अशोक कुमार, प्राइम न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन भी उपलब्ध हों, इसे लेकर बातचीत के लिए राम जन्मभूमि अस्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें सुरक्षा को और मजबूत करने समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के पूर्व अस्थायी सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों ने राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण कर वहां की मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीजी सुरक्षा बीके सिंह ने कहा, मंदिर निर्माण के दौरान श्रद्धालुओं की भी सुगमता को ध्यान में रखकर समिति सुरक्षा व्यवस्था का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। पहले नहीं बुलाई गई है, थोड़ा विलंब हुआ है कोरोना के कारण और समय से बैठक बुलाई गई है। मुद्दों को पहले हम लोगों ने तय किया है जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उसको एक अंतिम स्वरूप देने के लिए आज की बैठक बहुत ही बढ़िया बैठक रही है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को फॉर्मलाइज किया है और वो आपको दिखेगा। क्या महत्वपूर्ण बैठक के पॉइंटर क्या क्या? जो हमारा परिसर है, परिसर में अभी एक मेकशिफ्ट टेम्पल है और आने वाले समय में पूरा मंदिर का निर्माण होना है। कैसे हम खूबसूरत एक स्कीम तैयार करें जिसके तहत दर्शन भी निर्बाध होता रहे और निर्माण कार्य भी खूबसूरत चलता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कैंपस। इसी एजेंडे पे हमारी पूरी तैयारी है। एक स्थायी समिति का बैठक प्रत्येक 3 माह में होता है। इस स्थायी समिति का बैठक आज यहाँ पर अयोध्या में संपन्न किया गया है और जिसमें सुरक्षा ब्रांच और हमारे स्थानीय पुलिस, उसके साथ प्रशासन, सीआरपीएफ, पीएससी, अभिसूचना, सभी विभाग के लोग शामिल होते हैं। ये इसीलिए महत्वपूर्ण था कि हमारा जो मेकशिफ्ट टेम्पल हुआ है, आपका जो परिवर्तन हुआ है अभी जो उसका स्टेटस में, उसको देखते हुए महत्वपूर्ण था। उसके लिए नया व्यवस्था किस ढंग से किया जाए उसके बारे में समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया। अभिषेक दीक्षित पर भ्रष्टाचार और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। इस संबंध में आज सरकार के गृह विभाग की ओर से आदेश जारी करते हुए अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया गया। संत कबीर नगर के मंडीला कला गांव में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए आए, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार सामने आया। जहां ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने सांठगांठ करके गांव के विकास के नाम पर विनाश कर दिया। गांव की शौचालय, सड़कें, नाली सब बदहाल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान सरकारी योजना का पलीता लगाते हुए अपना कारोबार कर रहा है। वहीं भ्रष्ट ग्राम प्रधान के रवैये से ग्रामीणों में काफी आक्रोश बना हुआ है। रोड बहुत खराब हो गई साहब। या रोड से प्रधानों आवत है, प्रमुखों आवत है, निकल लाग नहीं कर रहे। कौन है प्रमुखों है? कब से ये रोड खराब है? अरे तो बारिश के पहले से 2 साल से हुई है। अच्छा, और कोई नेता यहाँ नहीं आए?
विधायक आए लाला उनसे कहल गए तो कहाँ खड़ंजा लगवा देते हैं। कितना दिन पहले विधायक जी आए थे? अरे 10 दिन हो ही गए को। हाँ 10 दिन हो गए ना। जब वो रहबे नहीं करते कैसे भेंट हुई? कहाँ रहते हैं वो? बम्बई। तो शौचालय की मांग उनसे नहीं की आप? और जब रहा तब तो कई बार जा चुके हैं उनके घर पे आप? घर पे इक्को बार नहीं जाए। जब रहबे नहीं करते कैसे जाए? उनके दादा जाई का है। उनकी प्रधानी कौन देखता है? का ना हो? उमेश ना हो। समस्या ये है साहब, देखा ये ठेवनी भर पानी भर जा रहा है घर से, और यहाँ से वहाँ तक बाकी कोनो सुनवाई नहीं है। किससे आप मांग किए हैं? प्रधान से भी मांग किए, ब्लॉक प्रमुख से भी मांग किए, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। कि मतलब ये जो है प्रधान जो है, पहली बात तो ये है कि बैठक जो करता था ये काली कागज में करता था, वही बुला लेता, बैठक कर लेता था अपना, किसी को बताते ही नहीं था कि हमने क्या जो है काम दिया है उसमें। जो मतलब कोई भी अपना जो मन करता था वो काम करवा देता, और किसी को पब्लिक को ही नहीं मालूम था, न कि कोई बैठक उसने की इसके बारे में कि कार्रवाई करके बताया भाई कि कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम नहीं जरूरी है गांव में। अब देखिए हमारे गांव में जो है मेन रोड जो है जाके देखिए तो ढक्कन उस पर नहीं है, सीसी रोड बना है एकदम खराब पड़ा हुआ है, पानी भरा है उस पर। रायबरेली में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसे लेकर एसपी और उन्होंने बड़े पैमाने पर सिपाहियों का तबादला किया है। एसपी ने एक ही थाने में काफी समय से जमे 244 सिपाहियों का फेरबदल किया है। फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए पार्टी नेताओं ने जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ भड़ास निकाली। उनका आरोप है कि पुलिस पैसा लेकर किसी के भी खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय कटियार अपने सहयोगियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ राजेपुर थाने पहुंचे और यहां पे प्रदर्शन किया। दहलिया में अरविंद कुमार अग्नोत्री जी हैं और उनके बेटे प्रभु, उनका एक काफ़ी पुराना विवाद ज़मीन को लेके पड़ोस के किसी व्यक्ति से चल रहा है। उसी मामले में कल परसों रात में शाम को कुछ मारपीट हुई है और मुझे जो नॉलेज हुई है उसी मामले में मारपीट हुई है, और मारपीट जो है वो एक पे एक हुई थी। और राजेपुर थाने के अंतर्गत डोरी लाल जी हैं जो प्रभारी तौर पे एसओ में यहाँ थे, एसओ साहब तो छुट्टी पे थे, और मैंने उनसे बात की कि महोदय इस पर निष्पक्ष जांच करिएगा और जो प्रकरण आपको बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है। निष्पक्ष जांच की पोजीशन ये आई कि 3 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, 2 उनके बेटे और एक अरविंद कुमार अग्नोत्री जी। चोट दोनों तरफ से लगी या एक तरफ से? चोट दोनों तरफ से आई है। दूसरी तरफ से भी एप्लीकेशन आई है अरविंद कुमार अग्नोत्री जी की तरफ से, जिसमें अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जो मैं आपको बताऊं कि मेरी बात जब हुई तो मैंने कहा महोदय सत्यता का गला ना घुटा जाए, जो लोग इन्वॉल्व हों उन्हीं को शामिल करिए। जो अरविंद कुमार अग्नोत्री जी और उनका एक बेटा इन्वॉल्व नहीं है उनको इसमें ना घसीटा जाए। जिनका झगड़ा हुआ उनको किसी कीमत पे छोड़ा ना जाए। अगर दोनों लोगों का झगड़ा हुआ तो क्रॉस मुकदमा लिखा जाए। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हरथला कॉलोनी में आज ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की। हरथला क्षेत्र में चल रही इस फैक्ट्री में कई दवाओं का निर्माण किया जा रहा था जिन पे बैन है। साथ ही कई नामी कंपनियों की दवाइयां भी बरामद हुई। एक मकान में संचालित दवा फैक्ट्री में लाखों रुपए की दवा बनाने की मशीनें भी बरामद की गई। इसके अपमिश्रण से हमारी फ्रैंक फार्मुलेशंस आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से भोजपुर में एक इंडस्ट्री है छोटी सी, जहाँ पर हम बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त बहुत सारी दवाइयाँ, जिसमें एक हमारा प्रोडक्ट है फ्रैंक क्रीम। काफ़ी टाइम से हमें सूचना मिल रही थी कि हमारे नाम से कोई एलोपैथिक अपमिश्रण करने के बाद में हमारे नाम से एक दवाई बना रहा है फ्रैंक फार्मुलेशंस। मार्केट से लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी, अवेलेबल था मार्केट में। हम लोगों ने अपना पता किया कहाँ से पैकिंग मटेरियल आ रहा है, तो मालूम पड़ा कि मोहम्मद आसिफ टाइनेक्स फार्मा हरतला इसने और टाइनेक्स नुमरी न्यूट्रिशन इन्होंने हमारे नाम से ट्यूब बनवाए हमारे नाम से और पैकिंग मटेरियल बनवाया हिमाचल से। तो हमने डीआई साहब से मुलाकात की और डीआई साहब ने फिर यहाँ पर रेड की और हमारे नाम से जो मटेरियल बन रहा था वो यहाँ पर हमें बरामद हुआ है। मैं एज ए ड्रग इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ मुरादाबाद में। मुझे सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति टाइनेक्स के नाम से कंपनी चला रहा है
जो नकली लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड से अडल्टेटेड ऑइंटमेंट्स वगैरह को बना रहा है, जो कि काफ़ी हेजार्डियस हैं हेल्थ के लिए, ह्यूमन बींग के लिए। तो उसी के आधार पर हमने आज यहाँ छापा मारा है और यहाँ पर रंगे हाथों इसको ऑइंटमेंट को बनते हुए पकड़ा है। क्या माल बरामद हुआ है? इसके यहाँ से लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड से निर्मित ऑइंटमेंट बरामद हुए हैं, दूसरी कंपनी इसके पैकिंग मटेरियल बरामद हुआ है, 3 मोहरें बरामद हुई हैं और ये ऑइंटमेंट मशीन है और फिलिंग मशीन ये बरामद हुई है और नीचे 2 ब्लिस्टर पैक मशीन बरामद हुई हैं, एक स्ट्रिप पैकिंग मशीन बरामद हुई है। और जिस तरह की इसने तैयारी की है कि इसको इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के और इसको बिल्कुल क्लोज करने के बाद इसमें इनका बहुत बड़ा हो सकता है कि कोई और प्लानिंग रही हो कि भाई आने वाले टाइम में जब ये क्लोज हो जाएगी बिल्डिंग तो इसमें हम नकली दवा बना सकें, चूंकि पूरा सेटअप तैयार है। हापुड़ पुलिस ने मिर्ची गैंग के सरगना और 2.5 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा हापुड़ एसपी संजीव सुमन ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि इस पे कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।